ग्रैंडमा इंसानी इतिहास की आखिरी प्रॉफिट थी। उनके पास फ्यूचर को पहले से देख लेने की एबिलिटी थी, लेकिन जिस दिन उन्हें एहसास हुआ कि उनका अंत करीब है, शियाओ जियांग, मेरे मरने के बाद तुम्हें फ्यूचर देखने की एबिलिटी विरासत में मिलेगी, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, इस राज के बारे में कभी किसी को मत बताना, खासकर अपनी माँ को, वरना पूरा गांव मर जाएगा। अपनी पिछली जिंदगी में मैं ग्रैंडमा की इस बात का असली मतलब नहीं समझ पाया। मुझे लगा कि वो बस गुस्से में ऐसा कह रही हैं क्योंकि उनकी और मेरी माँ के बीच हमेशा अनबन रहती थी। लेकिन बाद में जब मेरी माँ ने बार बार भरोसा दिलाया तो मैंने चुपके से उन्हें बता दिया कि मैं फ्यूचर की कुछ बातें पहले से देख सकता हूँ। लेकिन जैसे ही माँ को पता चला कि मेरे पास ये एबिलिटी है, उनका असली चेहरा तुरंत सामने आ गया। उन्होंने बिना एक पल गंवाए मुझे पुराने घर में बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा राज वो अकेले नहीं संभाल सकती, इसलिए पूरे गांव को साथ लेकर मेरी रक्षा करेंगी। लेकिन उस दिन के बाद मैं दोबारा कभी उस पुराने घर से बाहर नहीं निकल पाया। गांव वाले कभी कभी मांस, मिठाइयाँ और कैंडी लेकर मेरे पास आते, सिर्फ एक सवाल पूछने के लिए, कल का दिन शुभ होगा या अशुभ। उधर मेरी माँ मेरी एबिलिटी का इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर पैसा कमाने लगी। सिर्फ एक महीने के अंदर हमारा परिवार पूरे गांव का सबसे अमीर परिवार बन गया। लेकिन इतना भी उनके लिए काफी नहीं था। उन्हें डर था कि कहीं मैं उनकी सबसे बड़ी मनी मशीन भाग न जाऊं। एक जहरीली औरत की बातों में आकर माँ ने बेरहमी से मेरी दोनों टांगें तोड़ दी, फिर मुझे कुत्ते की तरह जंजीरों से बांधकर उसी घर में कैद कर दिया। और ये भयानक आइडिया देने वाली और कोई नहीं थी, वो थी मेरे बड़े भाई की नई नई शादी होकर आई पत्नी। उसी पल मुझे आखिरकार समझ आया कि ग्रैंडमा मुझे बार बार क्यों चेतावनी देती थी कि मैं ये राज अपनी माँ को कभी न बताऊं। उन्हें बहुत पहले से पता था कि मुझे सिर्फ पैसा कमाने का टूल बनाकर इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन इस पूरी ट्रेजेडी की असली जड़ दरअसल वही औरत थी जिसे मेरा भाई घर लेकर आया था। क्योंकि अपनी फ्यूचर देखने की एबिलिटी से मैंने पहले ही देख लिया था कि आने वाले समय में मेरी माँ बल्कि पूरे गांव के लोग उसी औरत की वजह से एक भयानक डिजास्टर का शिकार होने वाले हैं। इस नई जिंदगी में मैंने मन ही मन कसम खाई, मैं अपना ये राज किसी को भी कभी नहीं बताऊंगा। ग्रैंडमा के गुजरते ही मेरी माँ बिल्कुल पिछली जिंदगी की तरह बेसब्री से मेरे पास आई। क्या ग्रैंडमा ने तुमसे कुछ कहा था? क्या उन्होंने बताया कि अगला प्रॉफिट कौन होगा? मैंने सिर हिलाया। नहीं, ग्रैंडमा ने कुछ नहीं कहा। शायद अगला प्रॉफिट भविष्य में गांव में आने वाले लोगों में से कोई होगा। आखिर ग्रैंडमा भी तो बाहर से शादी करके इस गांव में आई थी। इस गांव का प्रॉफिट हमेशा वही औरत बनती थी जो बाहर से शादी करके आती थी। माँ के चेहरे पर साफ निराशा दिखाई दी। काश तुम प्रॉफिट होते तो हमारे परिवार के लिए और भी ज्यादा पैसा कमा सकते थे। अब मुझे जल्दी से तुम्हारे भाई के लिए दुल्हन ढूंढनी होगी। ये सुनकर मैंने जबरदस्ती एक स्माइल दी। माँ, प्रॉफिट तो हमेशा बाहर से शादी करके आने वाली औरतें ही बनती हैं। मैं तो एक आदमी हूँ, मैं प्रॉफिट कैसे बन सकता हूँ? मेरी माँ ने मेरी बात पर यकीन कर लिया। इसके बाद उन्होंने पूरे गांव में ये बात फैला दी। लेकिन विलेज चीफ सबसे पहले इस बात पर शक करने लगा। वो खुद हमारे घर आया। उसने ग्रैंडमा की मौत से पहले की हर छोटी बड़ी बात के बारे में पूछताछ की। उसे पता चला कि ग्रैंडमा ने मरने से कुछ दिन पहले मुझसे अकेले में मुलाकात की थी। तुरंत उसने मुझसे सवाल करना शुरू कर दिया, लेकिन मैं अपनी बात पर अड़ा रहा। ग्रैंडमा ने मुझसे कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस मुझे अंदर जाकर उनके लिए पानी लाने को कहा था। फिर भी विलेज चीफ को मेरी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ। उसने कहा, सुना है कि प्रॉफिट अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता। अगर निकल गया तो पूरा गांव उसके खिलाफ हो जाएगा। क्या तुम घर से बाहर निकलने की हिम्मत करोगे? बिल्कुल करूंगा। मुझे बहुत पहले से पता था ये सब सिर्फ मुझे घर में कैद रखने का बहाना था, जैसा पिछली जिंदगी में किया गया था। इस बार मैं बिना किसी डर के सीधे घर से बाहर निकल गया। फिर पड़ोसी के कुत्ते को हमेशा की तरह प्यार से हेलो कहा। उसने भी हमेशा की तरह खुशी से अपनी पूंछ हिलाई। ये देखकर विलेज चीफ ने सिर हिला दिया। लगता है ग्रैंडमा ने सच में शियाओ जियांग को अगला प्रॉफिट नहीं बनाया। दरअसल एक प्रॉफिट अपनी एबिलिटी अगले प्रॉफिट को सौंप सकता है, लेकिन ऐसा करते ही सिर्फ एक हफ्ते के अंदर उसकी मौत तय होती है। इसी वजह से कोई भी प्रॉफिट इतनी आसानी से ये राज किसी को नहीं बताता। अब लगता है शियाओ जियांग सच बोल रहा है। ग्रैंडमा ने अपनी फ्यूचर देखने की एबिलिटी उसे नहीं सौंपी। कुछ दिनों बाद मेरा भाई बाहर से उसी औरत को लेकर वापस आया जो मेरी भविष्यवाणी में दिखाई दी थी, छू में, बिल्कुल पिछली जिंदगी की तरह। जैसे ही मैंने उसे देखा, मेरी फ्यूचर विजन ने उसका भविष्य दिखा दिया। वो अपने हाथों से मेरे भाई को मार डालेगी, मेरी माँ को भी, और आखिर में पूरे गांव को भी खत्म कर देगी। पिछली जिंदगी में मैंने अपनी माँ को यह भविष्य पहले ही बता दिया था, लेकिन किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। सबने कहा कि मैं प्रॉफिट होने का फायदा उठाकर झूठ बोल रहा हूँ। तुम बस इस बात से डर रहे हो कि चू में ही अगली प्रॉफिट बन जाएगी, क्योंकि प्रॉफिट बनने की शक्ति सिर्फ बाहर से शादी करके आने वाली पत्नी को मिलती है। अगर इस गांव का कोई आदमी किसी वजह से फ्यूचर देखने की एबिलिटी हासिल भी कर ले, तो जैसे ही उसकी शादी बाहर की लड़की से होती है, वो एबिलिटी उसकी पत्नी को ट्रांसफर हो जाती है। इसलिए तुम्हें डर है कि तुम्हारे भाई की शादी छू में ही से हो जाएगी और तुम्हारी फ्यूचर विजन उसकी हो जाएगी। इसी वजह से तुम लगातार उसकी बुराई कर रहे हो। पिछली जिंदगी में मैंने चाहे जितनी सफाई दी, किसी ने मेरी एक नहीं सुनी। उस समय चू मेई ने भी प्रॉफिट जैसे कई लक्षण दिखाने शुरू कर दिए थे। जैसे गांव के सारे कुत्ते उसे देखते ही भौंकने लगते थे। गांव के मुर्गे उसके सामने बांग देने की हिम्मत नहीं करते थे। यहाँ तक कि गांव का सबसे दबंग बड़ा हंस भी उसे देखते ही भाग जाता था। गांव वालों का मानना था कि ये सारे जानवर उसकी शक्ति से डरते हैं और भविष्य में वही गांव की सबसे शक्तिशाली प्रॉफिट बनेगी। लेकिन सिर्फ मैं जानता था कि वो जानवर उससे डरते नहीं थे, बल्कि उसे नफरत करते थे। अगर
उनके बस में होता बू तो उसी वक्त उसे मार डालते, लेकिन वो उसके सामने पूरी तरह बेबस थे। जब चू मई पहली बार गांव में आई थी, उसने कहा था कि वो सिर्फ एक टूरिस्ट है, वो बस गांव की खूबसूरती और यहाँ की लोकल कल्चर का अनुभव करना चाहती है। लेकिन बिल्कुल पिछली जिंदगी की तरह गांव में कदम रखते ही उसने सबसे पहले प्रॉफिट के बारे में पूछना शुरू कर दिया। पिछली जिंदगी में जब उसे पता चला कि मैं गांव का प्रॉफिट हूँ, तो उसने बिना एक पल गंवाए मेरे भाई से शादी करने की इच्छा जता दी, क्योंकि अफवाह थी कि जैसे ही उसकी शादी मेरे भाई से होगी, मेरी फ्यूचर विजन की एबिलिटी उसके पास ट्रांसफर हो जाएगी। उसके बाद उसने कुछ चालें चली और मेरी हर भविष्यवाणी का नतीजा बदलना शुरू कर दिया। उसने सबको यकीन दिला दिया ये उम्मीद कि मैंने फ्यूचर देखने की एबिलिटी खो दी है। मैंने साफ साफ अनगिनत भविष्य देखे थे, लेकिन वो हर बार किसी न किसी तरीके से उन्हें बदल देती थी और आखिर में मैं पूरी तरह बेबस हो गया। ग्रैंडुअली मुझे साफ महसूस होने लगा कि उसकी फ्यूचर देखने की एबिलिटी धीरे धीरे खत्म हो रही है और पूरे गांव को पूरा यकीन हो गया कि अब छू में ही अगली प्रॉफिट है और उसकी एबिलिटी मुझसे भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। लेकिन इस जिंदगी में जब उसे पता चला कि पिछली प्रॉफिट ग्रैंडमा अब इस दुनिया में नहीं रही, तो उसने बिल्कुल पिछली जिंदगी की तरह मेरे भाई से शादी करने की इच्छा जता दी। उसने कहा कि उसे ब्राइड प्राइस नहीं चाहिए, ना किसी लंबे मैच मेकिंग की जरूरत है, ना किसी बड़ी शादी की रस्म की। वो सीधे हमारे घर आकर रहने लगी। पहले प्रेगनेंसी और उसके बाद बैंक्वेट। मेरे भाई और मेरी माँ के लिए ये किसी आसमान से गिरी दौलत से कम नहीं था। दोनों खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। पिछली जिंदगी में मैंने उसे घर में आने से रोकने की हर संभव कोशिश की थी, क्योंकि मुझे पता था उसके इरादे बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। लेकिन जब मेरा अपना परिवार ही मेरी बात पर भरोसा नहीं करता था, तो गांव वाले क्यों करते? इसलिए वो आसानी से हमारे घर में आ गई और धीरे धीरे सबकी नजरों में प्रॉफिट बन गई। लेकिन इस जिंदगी में मैंने उसे रोकने के लिए एक शब्द भी नहीं कहा, बल्कि उसका गर्मजोशी से स्वागत किया, क्योंकि मैंने पहले ही उसका फ्यूचर देख लिया था। जब तक मैं उसका विरोध नहीं करूंगा, वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। जहां तक मेरी माँ और भाई का सवाल है, मैं उनके लिए सिर्फ अच्छी किस्मत की दुआ ही कर सकता था। छू में इस बार भी पिछली जिंदगी की तरह बेहद निर्दयी थी। वो हर दिन मेरे भाई से चिपकी रहती, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी उसके पेट में कोई बच्चा नहीं ठहरा। मेरा भाई तो शांत था, लेकिन मेरी माँ को ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने हर दिन ताने मारना शुरू कर दिया, ये तो ऐसी मुर्गी है जो अंडे ही नहीं देती। अगले ही दिन छू मेई ने हर रोज एक मुर्गी काट कर उसका सूप बनाना शुरू कर दिया। फिर माँ को उस मुर्गी का अंडों से भरा पेट दिखाती और कहती, मुर्गियां अंडे नहीं देती, ऐसी बात नहीं है, असल में आपकी किस्मत खराब है और आप में सब्र बिल्कुल नहीं है। जब तक घर की सारी मुर्गियां खत्म नहीं हो गई, तब तक उसने यही किया। उसके बाद मेरी माँ ने दोबारा कभी ये नहीं कहा कि मुर्गियां अंडे नहीं देती। फिर छू मेई बोली, जो खाना है वही खाना चाहिए जो शरीर को पोषण दे। अगर तुम चाहती हो कि मुझे जल्दी बच्चा हो, तो मुझे प्रेग्नेंट जानवरों का मांस खिलाओ, तभी मैं जल्दी प्रेग्नेंट हो पाऊंगी। ये सुनकर मैं अंदर तक कांप गया। इस जिंदगी में वो पिछली बार से भी ज्यादा निर्दयी हो चुकी थी। पिछली जिंदगी में उसने प्रेग्नेंट जानवर खाने की सलाह तब दी थी जब वो खुद प्रेग्नेंट हो चुकी थी, लेकिन इस बार मेरी माँ के बढ़ावे की वजह से उसने पूरे गांव की सारी अंडे देने वाली मुर्गियां खत्म कर दी और इसके बाद दूसरे प्रेग्नेंट जानवरों को भी खाना शुरू कर दिया। अगर मछली खाती तो सिर्फ वही जिसमें अंडे भरे हों और सबसे ज्यादा शौक से उन्हीं अंडों को खाती। मुझे सचमुच डर लगने लगा, लेकिन अफसोस मैं पहले ही उसका फ्यूचर देख चुका था। उसे अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही बच्चा होगा और आखिर में उसी बच्चे के हाथों उसकी मौत होगी। उसे आम तौर पर खेतों में मिलने वाले स्नेल्स खाना बहुत पसंद था, लेकिन वो सिर्फ मादा स्नेल्स ही खाती। नर स्नेल्स पूरे गांव में बांट देती। उसकी इन अजीब हरकतों की अब सबको आदत हो चुकी थी, क्योंकि पूरे गांव को यकीन था कि वो प्रॉफिट है, इसलिए उसका अलग तरह से व्यवहार करना बिल्कुल सामान्य माना जाता था। धीरे धीरे पूरे गांव को उसके रूल्स याद हो गए। कोई भी अगर उससे अपना शुभ अशुभ पूछने आता तो उसे साथ में कोई जिंदा जानवर लाना पड़ता, और अगर वो प्रेग्नेंट होता तो और भी अच्छा। इस वजह से हमारे घर में प्रेग्नेंट जानवरों की कभी कमी नहीं रहती थी। प्रेग्नेंट खरगोश, अंडे देने वाली मुर्गियां, बतख और हंस, हर तरह के जानवर आते रहते। कभी कभी मेरी माँ को किसी जानवर पर तरस आ जाता। अगर उन्हें लगता कि कोई खरगोश बस बच्चे देने ही वाला है या कोई मुर्गी, बतख या हंस अंडे देने वाली है, तो वो कहती कि उसे कुछ दिन और पाल लेते हैं। लेकिन जिस जानवर पर माँ को जरा भी दया आ जाती, छू में ही सबसे पहले उसी को खा जाती। उसे मेरी माँ की सोच पर पूरी पकड़ थी। धीरे धीरे मेरी माँ बिल्कुल पिछली जिंदगी जैसी हो गई। वो छू मेई की सबसे वफादार और सबसे ज्यादा परवाह करने वाली समर्थक बन गई। एक दिन छू मेई ने मुझसे पूछा, मैंने तुम्हारे पिता को कभी नहीं देखा, वो कहाँ है? मैंने सिर हिलाया, मुझे नहीं पता। फिर मैंने उससे पूछा, तुम तो प्रॉफिट हो ना, फिर तुम्हें ये क्यों नहीं दिखता कि मेरे पिता कहाँ गए? वो बोली, मैं सिर्फ फ्यूचर देख सकती हूँ, पास्ट में क्या हुआ था वो नहीं देख सकती। मुझे अच्छी तरह पता था कि वो असली प्रॉफिट नहीं है, लेकिन तभी मेरे अंदर एक अजीब सा एहसास जागा। ऐसा लग रहा था कि जब से ग्रैंडमा इस दुनिया से गई हैं, मैं फ्यूचर को पहले से भी ज्यादा साफ देख पा रहा हूँ। और छू मेई से मिलने के बाद मैं पास्ट की कुछ घटनाएं भी देखने लगा था। पिछली जिंदगी में ऐसा कभी नहीं हुआ था, लेकिन मैं ये बात किसी को भी नहीं बता सकता था, खासकर अपनी माँ को तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही उनका पास्ट देख लिया था। वो मेरी असली माँ नहीं थी और मेरा भाई भी मेरा सगा भाई नहीं था। जब मेरा भाई 5 साल का था, तब ग्रैंडमा ने एक बेहद डरावना फ्यूचर देखा था। उन्होंने देखा कि एक दिन मेरा भाई एक औरत की वजह से पूरे गांव के विनाश का कारण बनेगा। लेकिन मेरे पिता ने कहा, मैं अपने बेटे के भविष्य के सारे पाप अपने ऊपर लेने को तैयार हूँ। तब ग्रैंडमा ने उन्हें शराब लेकर आने को कहा। फिर उनसे कहा कि गांव से 20 ली दूर मौजूद
मौजूद लोमड़ियों की मात को आग लगा दें और उसके बाद पश्चिम दिशा की ओर चले जाएं और कभी वापस न लौटें। लेकिन सुबह होते होते मेरे पिता को मेरी माँ और भाई की बहुत याद आने लगी और वो वापस गांव लौट आए। अब ग्रैंडमा के पास दूसरा रास्ता सोचने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। उन्होंने फैसला किया कि पहाड़ के बाहर जाकर एक भाग्यशाली लड़के को घर लाया जाएगा जो इस विपत्ति को अपने ऊपर ले सके। इस तरह मेरे पिता ग्रैंडमा के कहने पर पहाड़ के बाहर गए और मुझे अपने साथ घर ले आए। एक बार मेरी माँ ने कहा था, अगर इसकी किस्मत इतनी अच्छी है तो इसे बेटा बनाकर क्यों पालें, इसे तो बहू की तरह पालते हैं, हो सकता है आगे चलकर इसे भी फ्यूचर देखने की एबिलिटी मिल जाए। लेकिन ग्रैंडमा ने उन्हें डांटते हुए कहा, इसे जबरदस्ती यहाँ लाना ही बहुत बड़ा कर्मा बना चुका है। अगर इसे बहू बनाकर इसके साथ जुल्म किया गया तो पूरा गांव एक भयानक डिजास्टर का सामना करेगा। शुरुआत में मेरी माँ ने ग्रैंडमा की एक बात पर भी भरोसा नहीं किया। उसी रात उन्होंने मुझे पहाड़ों में छोड़ दिया। वो देखना चाहती थी कि ग्रैंडमा की बात सच है या नहीं। लेकिन उसी रात लोमड़ियों का एक झुंड अजीब तरीके से हमारे घर में घुस आया और मेरे पिता को घसीटकर पहाड़ों की गहराइयों में ले गया। उस दिन के बाद उनकी कोई खबर कभी नहीं मिली। अगले दिन जब ग्रैंडमा को ये सब पता चला तो उन्होंने कहा, अगर लड़के को वापस नहीं लाया गया और उन लोमड़ियों को पता चल गया कि उनकी माँ जलाने वाले हम ही थे तो वो जरूर गांव लौटकर सबको मार डालेंगी। तब मेरी माँ ने ग्रैंडमा की बात मानी और मुझे पहाड़ों से वापस घर ले आई। उस दिन के बाद उन्होंने मुझे अपने बेटे की तरह पाला। मेरे सामने कोई भी कुछ उल्टा सीधा कहने की हिम्मत नहीं करता था क्योंकि इससे पूरे गांव की किस्मत जुड़ी हुई थी। ग्रैंडमा को मेरे साथ हुए अन्याय का एहसास था, इसलिए उन्होंने नियम तोड़ते हुए फ्यूचर देखने की अपनी एबिलिटी मुझे दे दी। उन्हें उम्मीद थी कि मैं अपने परिवार से नफरत नहीं करूंगा। लेकिन ग्रैंडमा के मरते ही मेरी माँ पूरी तरह बदल गई। जैसे ही उन्हें मेरी एबिलिटी का पता चला उन्होंने सिर्फ पैसे के लिए मुझे हमेशा के लिए इस घर में कैद कर दिया। बाद में जब चू मई प्रेग्नेंट हुई तो माँ ने फिर उसकी हर बात माननी शुरू कर दी। उन्होंने मेरी टांगें तोड़ दी और मुझे बांधकर कैद कर दिया। इसलिए जब बाद में पूरे गांव के विनाश की घड़ी आई तो मैं सिर्फ बेबस होकर देखता रह गया कि जहर की वजह से पूरा गांव पागल होता जा रहा है। आखिर में मैंने पूरे घर में आग लगा दी और उसी आग में चू मई और उसके नाजायज बच्चे को भी खत्म कर दिया। पिछली जिंदगी की टूटी हुई टांगें और आग में जलकर दोबारा जन्म लेने की दर्दनाक याद सोचते ही मेरा पूरा शरीर कांप उठा। उसी समय चू मई ने मेरी ठुड्डी पकड़कर ऊपर उठा दी। चू मई ने मेरी ठुड्डी पकड़कर बिल्कुल सहज अंदाज में पूछा, क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि तुम्हारे पिता कहाँ गए थे? उसी पल मैंने पहली बार चू मई का पास्ट और फ्यूचर दोनों देख लिया। वो इंसान नहीं बल्कि एक फॉक्स स्पिरिट थी और इस जिंदगी में वो सिर्फ बदला लेने के लिए वापस आई थी। 10 साल से भी पहले मेरे पिता की मौत के पीछे भी वही थी। लेकिन इसके बाद भी उसके दिल का गुस्सा बिल्कुल शांत नहीं हुआ क्योंकि उसके माता पिता उसी आग में मारे गए थे जो मेरे पिता ने उनकी लोमड़ियों की मान में लगाई थी। उस पल मैं सिर्फ खुद को बचाना ही नहीं चाहता था, मैं चाहता था कि चू मई भी अपने किए की पूरी कीमत चुकाए। इसलिए मैंने उससे कहा, जब मैं बहुत छोटा था तभी मेरे पिता की मौत हो गई थी। अगर तुम जानना चाहती हो कि वो कैसे मरे तो पहले प्रेग्नेंट हो जाओ। जैसे ही तुम प्रेग्नेंट होगी गांव में तुम्हारी शादी का बड़ा बैंक्वेट जरूर होगा और शादी की पहली रात मेरा भाई तुम्हें गांव के सारे राज बता देगा क्योंकि इस गांव में सिर्फ वही औरत जिसकी शादी का बैंक्वेट हो चुका हो गांव के असली राज जानने की हकदार मानी जाती थी। मेरी बात सुनकर चू मई गहरी सोच में पड़ गई। कुछ महीने बाद उसने घोषणा की कि वो प्रेग्नेंट है। उसका पेट हल्का सा उभर आया था। मेरी माँ और मेरा भाई खुशी से झूम उठे। दोनों तुरंत शुभ मुहूर्त निकलवाने में लग गए और जल्द ही उन्होंने शादी की तारीख तय कर दी। बिल्कुल वही तारीख जो पिछली जिंदगी में भी थी। लेकिन इस बार मैं घर में कैद नहीं था। मैं हर दिन पहाड़ी रास्तों पर कई दर्जन ली पैदल चलकर स्कूल जाता और उतनी ही दूरी तय करके वापस लौटता। वीकेंड पर घर के मवेशियों की देखभाल करता। एक दिन मुझे पता चला कि हमारे घर की गाय प्रेग्नेंट है। मैं उसके कान के पास जाकर धीरे से बोला, अपने बच्चे को लेकर यहाँ से चली जाओ वरना वो तुम्हें खा जाएगी। गाय बहुत स्पिरिचुअल जानवर होती है। मुझे विश्वास था वो मेरी बात समझ जाएगी और वो भी समझ गई कि मैं किसके बारे में कह रहा हूँ। पिछली जिंदगी में चू मई ने शादी के बैंक्वेट के लिए जबरदस्ती 2 प्रेग्नेंट गायों, कई प्रेग्नेंट सुअरों और प्रेग्नेंट भेड़ों को मरवा दिया था। उसी वजह से पूरे गांव के स्पिरिचुअल जानवर पागल हो गए थे। जब उसके बेटे का 100 डे बैंक्वेट हुआ तो सारे प्रेग्नेंट जानवर जहर से मरने लगे। गायें और भेड़ें लोगों को कुचलने लगी। बिल्लियां और कुत्ते भी पागल हो गए। आखिर में कुछ गांव वाले जहर से मर गए और बाकी पागल हो गए। लेकिन मैं बच गया क्योंकि मेरे पास घर से बाहर निकलने का मौका ही नहीं था। और जब चू मई को पता चला कि मैं इस गांव का असली बच्चा नहीं हूँ तो उसने मुझे नहीं मारा। उसने सिर्फ मेरी माँ और मेरे भाई को मार डाला। लेकिन उसकी पहले फैलाई हुई अफवाहों की वजह से मैं हमेशा के लिए चलने की एबिलिटी खो चुका था। इसी कारण मैं हमेशा उससे नफरत करता रहा। उसी समय मेरे सामने खड़ी गाय ने अचानक एक लंबी सांस छोड़ी, फिर दोनों घुटनों पर बैठ गई। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और हैरानी की बात, मैं उसका मतलब समझ गया। वो चाहती थी कि मैं उसके बच्चे का ख्याल रखूं। मैंने उसका फ्यूचर देखा। उसके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा था। जैसे ही चू मई उसे खा लेगी उसका बच्चा पुनर्जन्म लेकर चू मई के गर्भ में जन्म लेगा। इसलिए वो खुद की बलि देने को तैयार थी, सिर्फ अपने बच्चे के लिए उम्मीद की एक किरण बचाने के लिए। उसने मुझसे विनती की कि मैं चू मई को बता दूं कि वो प्रेग्नेंट है। वो चाहती थी कि चू मई की शादी जल्दी कर दी जाए ताकि उसके मरने से पहले चू मई उसके बच्चे को खा सके। भारी मन से मैं घर लौट आया क्योंकि मैं पहले ही उस गाय का फ्यूचर देख चुका था। उसे बचाने का कोई रास्ता नहीं था। बस एक ही उम्मीद थी कि चू मई उसके अजन्मे बछड़े को खा ले। शायद तभी उसके बच्चे के बचने की
थोड़ी सी संभावना रह जाए। मैंने चुपके से चूमई से कहा, हमारे घर की गाय प्रेग्नेंट है, लेकिन बैल इतना बड़ा है, माँ शायद उसे काट कर खाने नहीं देंगी। अगले ही दिन बिल्कुल मेरी उम्मीद के मुताबिक चूमई का मेरी माँ से झगड़ा हो गया। वो जिद करने लगी, मुझे घर वाली गाय ही खानी है। माँ बोली, इतनी बड़ी गाय को काट कर खाना बहुत अफसोस की बात होगी। चूमई ने अपना पेट पकड़ते हुए कहा, मेरे पेट में पल रहा बेटा, उसे सिर्फ बीफ खाना है। क्या आप नहीं चाहती कि आपका पोता बड़ा होकर बछड़े जितना ताकतवर बने? आखिरकार मेरी माँ के पास मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। फिर उन्होंने मेरे भाई की शादी की तारीख भी आगे कर दी, ताकि शादी के साथ ही गाय को भी काटा जा सके। शादी जल्दी होने की वजह से गांव वालों को ये देखने का समय ही नहीं मिला कि बैंक्वेट के लिए चुने गए सुअर, गाय और भेड़ें प्रेग्नेंट हैं या नहीं। उन्होंने यूं ही कुछ जानवर चुन लिए और शादी की तैयारी शुरू कर दी। उधर चूमई भी अब ज्यादा नहीं खा पा रही थी। वो बार बार सिर्फ एक ही बात दोहराती रही, घर वाली गाय के पेट में जो है वो मेरे लिए बचा कर रखना, उसे मैं खुद संभालूंगी। बाकी किसी चीज पर उसने जोर नहीं दिया। शादी के बाद चूमई का मेरे प्रति रवैया बिल्कुल पिछली जिंदगी जैसा हो गया। उसकी दुश्मनी काफी कम हो गई। शायद अब उसे पता चल चुका था कि मैं इस परिवार का असली बेटा नहीं हूँ। वो मेरे भाई और माँ के सामने मेरी तारीफ करने लगी। शियाओ जियांग अब इतना बड़ा हो गया है, हर दिन इतने लंबे पहाड़ी रास्ते तय करके पढ़ने जाता है। ये कितना खतरनाक है, क्यों ना इसे हॉस्टल में रहने दिया जाए। हर 1-2 महीने में एक बार घर आ जाएगा, इससे ये सुरक्षित भी रहेगा और इसकी पढ़ाई भी अच्छी होगी। मुझे पता था वो सिर्फ इसलिए ऐसा कह रही है क्योंकि उसे घर में मेरा होना पसंद नहीं था। तभी मेरा भाई बोला, तुम अब 16 साल के हो गए हो, अब और क्या पढ़ाई करनी है, गाँव की परंपरा मानकर किसी घर में शादी करके क्यों नहीं चले जाते। ये सुनकर मेरी माँ थोड़ी घबरा गई। शायद उन्हें वही दिन याद आ गया जब लोमड़ियाओं मेरे पिता को घसीट कर ले गई थी। उन्होंने तुरंत कहा, हम इसे जबरदस्ती किसी घर में शादी नहीं करवा सकते। मुझे लगा यही सही मौका है। मैं तुरंत उनके पैरों पर घुटनों के बल बैठ गया और बोला, मुझे हॉस्टल में रहने दीजिए। जब मैं बड़ा होकर पैसा कमाऊंगा तो सारा पैसा वापस लाकर अपने छोटे भतीजे का ख्याल रखूंगा। लेकिन मेरी माँ और भाई मेरी पढ़ाई पर पैसा खर्च नहीं करना चाहते थे। मैंने उन्हें समझाया, गाँव के बच्चों को गवर्नमेंट सब्सिडी मिलती है, मुझे कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। इस बार मेरी माँ आखिरकार मान गई। घर छोड़ने से पहले मैंने एक बार फिर उनका फ्यूचर देखा। वो भी मेरे भाई की तरह पूरी तरह चूमई की गुलाम बन जाएंगी, क्योंकि उनकी मानसिक शक्ति भी अब मेरे भाई जितनी ही रह गई थी। और चूमई अपने पेट में पल रहे बच्चे की वजह से अब दूसरे लोगों को आसानी से नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। उनकी इजाजत मिलते ही मैं उसी रात गांव छोड़कर निकल गया। जब मैं गांव से लगभग 20 ली दूर स्थित हुशान पहुंचा तो खुद को रोक नहीं पाया। मैंने एक बार फिर लोमड़ियों की माद में आग लगा दी। प्रॉफिट का सबसे बड़ा दुश्मन हमेशा लोमड़ी ही होती है, इसलिए हर बार जब हम हुशान से गुजरते थे तो अपने फॉलोअर्स से लोमड़ियों के बिल में आग लगाने के लिए कहते थे। हालांकि कई सालों से उस पहाड़ पर कोई लोमड़ी नहीं थी, लेकिन अगले ही पल आग की लपटों के बीच मुझे लोमड़ियों की दर्द भरी चीखें सुनाई देने लगी और मैंने देखा चूमई दांत भींचे बेहद दुखी चेहरे के साथ मुझे घूर रही थी। मैं बुरी तरह घबरा गया और पूरी ताकत से भागने लगा। भागते भागते जब मैं हाईवे के किनारे पहुंचा और दोनों तरफ बने घरों साथ ही इक्का दुक्का चलते लोगों को देखा, तब जाकर मैंने राहत की सांस ली। उसी समय सड़क किनारे पड़ा एक बड़ा पत्थर मेरी नजर में आया। पता नहीं क्यों हर बार उसके पास से गुजरते हुए मुझे उसके साथ एक अजीब सा अपनापन महसूस होता था, जैसे मैं उसे बहुत पहले से जानता हूँ। मैंने आसमान की ओर देखा। अभी काफी जल्दी थी, आज मुझे पूरी रात पैदल चलना था। मैं थक भी चुका था और भूखा भी था, इसलिए मैं उसी पत्थर पर लेट गया। कुछ ही देर में मुझे नींद आ गई और फिर मैंने एक अजीब सपना देखा। सपने में एक लापरवाह पति पत्नी अपने छोटे बेटे को लेकर वहां आए। उन्होंने बच्चे को उसी पत्थर पर बैठाकर उसकी फोटो ली, लेकिन जाते समय उसे वहीं भूल गए। जब उन्हें बाद में याद आया और वो वापस लौटे तो बच्चा पत्थर पर नहीं था। किसी को कभी पता नहीं चला कि वो बच्चा कहाँ चला गया। बेटा उठो, किसी आदमी ने बहुत धीरे से मुझे हिलाया। मैंने नींदी आंखों से उन्हें देखा, लेकिन चाहे जितनी कोशिश की उनका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी एक ठंडा हाथ मेरे माथे पर आकर रुका। वो स्पर्श बेहद सुकून देने वाला था। इसे तेज बुखार है, ठंडक के लालच में पूरी रात पत्थर पर सो गया होगा, जल्दी इसे हॉस्पिटल ले चलो। एक भारी पुरुष आवाज मेरे कानों में गूंजी। अधबेहोशी की हालत में मुझे उठाकर हॉस्पिटल ले जाया गया। जब मेरी आंख खुली तब रात हो चुकी थी। एक आदमी मेरा हाथ पकड़े हुए बेहद उत्साहित होकर बोला, बेटा तुम्हें होश आ गया। उसे देखते ही मेरे अंदर पहली बार डर और बेचैनी पैदा हुई, क्योंकि उस आदमी के बारे में मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं उसका फ्यूचर नहीं देख पा रहा था। अपनी पूरी जिंदगी में ये पहली बार था जब मुझे ऐसा कोई इंसान मिला था। मैंने झटके से अपना हाथ खींच लिया और बिस्तर के एक कोने में सिमट गया। मुझे मत छुओ, मुझे अजनबियों का छूना बिल्कुल पसंद नहीं। वो बेबसी से मुस्कुराया। उसने कहा कि मैं उसका बरसों पहले खोया हुआ बेटा हूँ। उसका नाम था यू वेनहेंग। उसी पल मेरे सिर में अचानक ऐसी तेज दर्द उठी मानो मेरा सिर अभी 2 टुकड़ों में बढ़ जाएगा। ग्रेजुअली यू वेनहेंग नाम मेरे दिमाग में बार बार गूंजने लगा, लेकिन गाँव में मेरा नाम तो शियाओ जियांग था। तो फिर यू वेनहेंग आखिर कौन था? उसी समय पास खड़े डॉक्टर ने एक रिपोर्ट निकालकर कहा, डीएनए टेस्ट रिपोर्ट आ गई है। ये बच्चा ही कई साल पहले खोया हुआ यू वेनहेंग है, यानी ये इन्हीं का खोया हुआ बेटा है। मैंने अनजाने में डॉक्टर का फ्यूचर देखा। वो एक बेहद कुशल डॉक्टर बनने वाला था। उसका कैरेक्टर भी बहुत अच्छा था। भविष्य में वो इस हॉस्पिटल का डायरेक्टर बनेगा, इसलिए वो इस समय झूठ नहीं बोल रहा था। यानी मेरे सामने खड़ा आदमी वाकई मेरा असली पिता था, क्योंकि एक प्रॉफिट अपने सबसे करीबी रिश्तेदारों या किसी महान डीमन का फ्यूचर नहीं देख सकता।
था। इसका मतलब या तो वो मेरा असली पिता था या फिर कोई बेहद खतरनाक महान डीमन। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद यू हाओ मुझे अपने विला ले गया। वहाँ मेरी मुलाकात परिवार के बाकी लोगों से हुई। एक औरत जिसका नाम फांग जिंग था, उसने खुद को मेरी असली माँ बताया। वहाँ मेरा छोटा भाई यूजे भी था और एक बहन यूशुए। मैं यू हाओ और फांग जिंग का पास्ट या फ्यूचर नहीं देख पा रहा था, लेकिन मैंने यूजे और यूशुए का पास्ट और फ्यूचर साफ देख लिया। यूजे वाकई फांग जिंग का असली बेटा था और यूशुए वही लड़की थी जो उस बड़े पत्थर पर मिली थी। तब मुझे सच्चाई समझ आई। फांग जिंग समय समय पर उस पत्थर के पास जाकर देखती रहती थी, फिर किसी बच्चे को वहाँ एक रात के लिए सुला देती थी। शायद उन्हें पूरा विश्वास था कि ऐसा करने से उनका खोया हुआ बेटा वापस मिल जाएगा। हालांकि यू हाओ और फांग जिंग ने मुझे डीएनए रिपोर्ट दिखाई जिसमें लिखा था कि मैं उनका ही बेटा हूँ, लेकिन मैं उनसे जरा भी अपनापन महसूस नहीं कर पा रहा था। यहाँ तक कि मुझे लगा गाँव की मेरी एडॉप्टिव माँ भी उनसे बेहतर थी। भला कोई सगी माँ पालने वाली माँ से भी बदतर कैसे हो सकती है। हालांकि मेरी एडॉप्टिव माँ ने भी मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था, लेकिन मेरे अंदर की इंट्यूशन लगातार मुझे कुछ और ही बता रही थी। विला में आने की पहली रात फांग जिंग ने कहा, मेरा बेटा इतने साल बाद वापस मिला है, आज रात तुम मेरे साथ ही सो। इतने सालों की बहुत सारी बातें करनी है। मैंने बहुत विरोध किया, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। रात को जैसे ही हम लेटे, उन्होंने बेसब्री से पूछा, इतने साल गाँव में रहने के बाद क्या तुम्हें भी फ्यूचर देखने की एबिलिटी मिल गई? क्या तुम प्रॉफिट बन गए हो? मैं चौंक गया। उन्हें प्रॉफिट के बारे में कैसे पता था? तभी मुझे ग्रैंडमा की आखिरी बात याद आ गई। अचानक मेरे मन में एक अजीब सा एहसास हुआ, क्या ऐसा हो सकता है कि चाहे माँ सगी हो या सौतेली, उसे मेरे फ्यूचर देखने की एबिलिटी के बारे में कभी पता नहीं चलना चाहिए। मैंने शांत होकर कहा, ग्रैंडमा अब इस दुनिया में नहीं रही। नई प्रॉफिट मेरे भाई की पत्नी है और वो प्रेग्नेंट भी है। ये सुनते ही फांग जिंग दांत भींचकर बिस्तर पर बैठ गई और गुस्से से बोली, धत तेरे की, उस बूढ़ी औरत ने। मैंने उसकी इतनी मुश्किलें सुलझाई। हमने तय किया था कि वो अपनी एबिलिटी तुम्हें देगी, लेकिन अब वो चाहती है कि मैं खुद उसकी पूरी बस्ती का सफाया कर दूं। उनकी बातें सुनकर मुझे उन पर दया भी आई। हालांकि मैं उनका पास्ट या फ्यूचर नहीं देख सकता था, लेकिन मैं काफी कुछ समझ चुका था। जरूर उनका ग्रैंडमा के साथ कोई एग्रीमेंट हुआ था। उन्होंने जानबूझकर मुझे उस पत्थर पर छोड़ दिया था ताकि कोई मुझे उठाकर गांव ले जाए। अब समझ आया कि मैं उनसे कभी अपनापन क्यों महसूस नहीं कर पाया। उन्होंने मुझे जानबूझकर छोड़ दिया था। उन्हें पता था कि मैं उसी गांव में हूँ, फिर भी वो मुझे लेने कभी नहीं आई, सिर्फ इसलिए कि मुझे वो तथाकथित फ्यूचर देखने की एबिलिटी मिल सके। इसके बाद फांग जिंग तुरंत मेरे कमरे से बाहर चली गई और यू हाओ के पास पहुंची। कमरे की साउंड प्रूफिंग बहुत अच्छी थी, इसलिए मैं उनकी कोई बात नहीं सुन सका। मैंने अंदाजा लगाया कि शायद वो मेरे बारे में ही चर्चा कर रहे होंगे। हो सकता है कल ही मुझे कहीं और भेज दिया जाए। अगले दिन यू हाओ ने मुझसे कहा, हम तुम्हें शहर के स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। लगता था उनके दिल में खून का रिश्ता अभी भी कुछ मायने रखता था। भले ही वो मुझसे खुलकर प्यार नहीं कर पा रहे थे, लेकिन कम से कम मुझे बेसिक एजुकेशन देना चाहते थे। फांग जिंग ने कहा, गाँव वाले जिन्होंने तुम्हें बड़ा किया, उन्होंने तुम्हारी बहुत देखभाल की है, इसलिए छुट्टियों में समय मिले तो उनसे मिलने जरूर जाया करना। हम आगे से उनकी ट्यूशन फी और लिविंग एक्सपेंसेस भी भेजते रहेंगे। मैंने सिर हिला दिया। मुझे तो वैसे भी वापस जाना ही था। मैं अभी छू मई का अंत देखना चाहता था। यू हाओ बोले, तुम्हारी उम्र के हिसाब से तुम्हें हाई स्कूल के पहले साल में होना चाहिए, लेकिन गांव की पढ़ाई का लेवल कम था, इसलिए पहले मिडिल स्कूल का आखिरी साल पूरा कर लो, फिर हाई स्कूल में जाना। लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। मैंने कहा कि मैं सीधे हाई स्कूल के पहले साल में एडमिशन लूंगा और एंट्रेंस एग्जाम भी पास कर लूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ सवाल ही नहीं, अपने आसपास के लोगों का फ्यूचर भी देख सकता था। इसलिए मुझे आंसर्स पहले से पता चल जाते थे। किसी भी एग्जाम से मुझे डर नहीं लगता था और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। एंट्रेंस एग्जाम के दौरान मैंने अपनी फ्यूचर विजन का इस्तेमाल किया। मुझे पहले से आंसर और पासिंग मार्क्स दोनों पता थे, इसलिए मैं आसानी से पास हो गया। इसके बाद फांग जिंग ने मेरे एडमिशन की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कराई। आईडी कार्ड बनवाया, बैंक कार्ड बनवाया, सब कुछ। पहला मंथली एग्जाम खत्म हुआ और छुट्टियां शुरू हो गईं। फांग जिंग मुझे और यूशुए को लेकर गांव गईं। वो अपने साथ ढेर सारे गिफ्ट्स भी लाई थी। उन्होंने कहा कि वो मेरी अडॉप्टिव माँ का शुक्रिया अदा करना चाहती हैं, जिन्होंने इतने साल मुझे पाला। लेकिन जैसे ही छू मई ने फांग जिंग को देखा, वो कुछ पल के लिए पूरी तरह सन्न रह गई, क्योंकि उसके पास्ट और फ्यूचर में फांग जिंग कभी दिखाई ही नहीं दी थी। लेकिन जब उसकी नजर यूशुए पर पड़ी तो उसकी आंखों में साफ डर उतर आया। उसी पल मैंने छू मई और यूशुए का पास्ट देखा और जो सच्चाई सामने आई उसने मुझे अंदर तक हिला दिया। दोनों असल में माँ बेटी नहीं, माँ और संतान थी, और दोनों ही फॉक्स स्पिरिट थी। यूशुए वही बच्ची थी जिसे छू मई ने उस पत्थर पर छोड़ दिया था। जिंदा रहने के लिए उसे अपना बच्चा वहीं छोड़ना पड़ा था। छू मई गांव में सिर्फ बदला लेने आई थी और प्रॉफिट की शक्ति हासिल करने के बाद वो यूशुए को वापस ले जाना चाहती थी। उस पल मेरा पूरा दिमाग सुन्न पड़ गया। ये सब आखिर हो क्या रहा था? फांग जिंग ने छू मई से ज्यादा बातें नहीं की, लेकिन जब उन्होंने उसके पेट की ओर देखा तो उनकी नजर बेहद गंभीर हो गई। पता नहीं उन्होंने कुछ महसूस किया था या नहीं, लेकिन आखिर में उन्होंने छू मई से कुछ नहीं कहा। उस रात हमने वहीं डिनर किया। खाना खाते समय फांग जिंग ने छू मई से उसकी डिलीवरी डेट पूछी और कहा, बच्चा होने के बाद हम फिर मिलने आएंगे। इसके बाद वो मुझे और यूशुए को लेकर वापस लौट गई, लेकिन उस समय छू मई यूशुए से कुछ और बातें करना चाहती थी। फिर भी शायद वो फांग जिंग से डर रही थी, इसलिए आखिर तक कुछ नहीं बोली। वापस आने के बाद मैंने देखा यूशुए का फ्यूचर बदलने लगा है। पहले उसके फ्यूचर में साफ दिखाई देता था कि आगे
आगे चलकर उसकी शादी यूजे से होगी, लेकिन अब उसका फ्यूचर धुंधला हो गया था। यहाँ तक कि यूजे का फ्यूचर भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ पल के लिए मुझे लगा क्या मेरी फ्यूचर विजन कमजोर होने लगी है या किसी ने उसमें दखल दिया है, लेकिन मैंने ऐसे व्यवहार किया मानो मुझे कुछ भी पता ना हो। स्कूल वापस पहुंचने के बाद मैंने बाकी सभी लोगों का फ्यूचर देखा, सब कुछ पहले जैसा ही था। तब मुझे समझ आया कि मेरी फ्यूचर विजन अभी भी पूरी तरह सुरक्षित है। उधर चू मेई की डिलीवरी डेट भी करीब आती जा रही थी। जिस दिन उसका समय बिल्कुल पास आया, फांग जिंग ने मेरे और यूशुए दोनों के लिए छुट्टी ली और हमें फिर गांव ले गई। चू मेई का पेट अब इतना बड़ा हो चुका था मानो उसके अंदर एक नहीं कई बच्चे पल रहे हो। फांग जिंग ने अचानक कहा, शायद चू मेई अब इस बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी, क्यों ना वो अपनी फ्यूचर विजन की एबिलिटी किसी और को दे दे, तुम दोनों में से किसी एक को। उनकी ये बात सुनते ही मेरे दिल में एक जोरदार अशुभ एहसास उठा। चू मेई की नजर धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ी और उसी पल मैंने उसकी आंखों में दो अलग अलग फ्यूचर देखे। पहले फ्यूचर में वो अपनी फ्यूचर विजन मुझे ट्रांसफर कर देती है, लेकिन उसके बाद पूरा गांव मर जाता है। दूसरे फ्यूचर में वो वही एबिलिटी यूशुए को दे देती है और खुद मर जाती है। फिर यूशुए की शादी यूजे से होती है, लेकिन उसके बाद भी पूरे गांव का विनाश हो जाता है। बाद में जब गांव वालों को पता चलता है कि यूशुए के पास फ्यूचर विजन नहीं है, तो सब दोबारा जन्म लेते हैं और फिर एक नए प्रॉफिट का चुनाव करते हैं। उसी पल मुझे आखिरकार समझ आया कि मेरी पिछली जिंदगी के बाद मेरा पुनर्जन्म कैसे हुआ था। यही सब कुछ शुरू होने का असली टाइम था। ठीक उसी समय जब चू मेई ये बताने वाली थी कि वो अपनी फ्यूचर विजन किससे सौंपेगी, अचानक उसके पेट में बच्चे ने जोरों से हरकत करनी शुरू कर दी। उसके मुंह से दर्द भरी चीख निकल गई। इतना भयानक दर्द था कि वो आगे एक शब्द भी नहीं बोल पाई। फांग जिंग ने मेरी अडॉप्टिव माँ से कहा, मुझे बच्चे की डिलीवरी करवानी आती है। फिर उन्होंने हम सबको कमरे से बाहर निकाल दिया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उन्होंने चू मेई से कहा, पहले अपनी फ्यूचर विजन की एबिलिटी ट्रांसफर कर दो, उसके बाद मैं तुम्हें बचाऊंगी। लेकिन उसके पेट में पल रहा बच्चा जैसे आने वाले खतरे को समझ चुका था। वो लगातार तड़प रहा था। आखिरकार चू मेई के पेट से सुनहरी रोशनी की एक किरण बाहर निकली। जमीन पर गिरते ही वो 2-3 साल के एक छोटे बच्चे में बदल गई, जिसके सिर पर बैल जैसे सींग थे। उसी पल मेरे दिमाग में उस बच्चे का पास्ट और फ्यूचर दोनों उभर आए। वो इंसान नहीं था, बल्कि एक बुल डीमन था। वो वही बच्चा था जो पहले उस प्रेग्नेंट गाय के पेट में था और बाद में फॉक्स डीमन चू मेई के गर्भ में ट्रांसफर हो गया था। फांग जिंग ने भी तुरंत सब कुछ समझ लिया। उन्होंने उसी समय उस बच्चे को मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन पता नहीं उस पल मुझे कहां से हिम्मत मिली। मैं दौड़कर कमरे के अंदर गया और उस बच्चे को अपनी बाहों में कसकर उठा लिया। अब जबकि बच्चा मेरी गोद में था, फांग जिंग खुलकर कुछ नहीं कर सकती थी। उसी समय बिस्तर पर पड़ी चू मेई दर्द से जोर जोर से चीखने लगी और आखिर में वो एक लोमड़ी का रूप लेकर जमीन पर गिर गई। उसकी मौत हो चुकी थी। कमरे के बाहर मेरी अडॉप्टिव माँ ने ये आवाजें सुनी। वो घबराकर दरवाजा खोलते हुए अंदर दौड़ी, लेकिन अंदर का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं अपनी गोद में 2-3 साल के सींग वाले बच्चे को पकड़े खड़ा था। हॉस्पिटल बेड पर चू मेई कहीं नहीं थी और जमीन पर एक मरी हुई लोमड़ी पड़ी थी। ये देखकर मेरी अडॉप्टिव माँ बुरी तरह डर गई। वो चीखने लगी। लोमड़ी का दानव बदला लेने आ गया और पागलों की तरह बाहर भाग गई। उसी समय मेरा भाई भी बाहर से लौटकर घर में आया। उसके हाथ में एक मुर्गी थी। वो मुस्कुराते हुए बोला, मेई, मैं बहुत दूर से तुम्हारे लिए अंडे देने वाली मुर्गी खरीद कर लाया हूँ। लेकिन जैसे ही उसकी नजर जमीन पर पड़ी, मरी हुई लोमड़ी पर गई, उसकी हालत भी मेरी अडॉप्टिव माँ जैसी हो गई। वो भी चीखने लगा। लोमड़ी का दानव बदला लेने आ गया और जान बचाकर बाहर भाग गया। बहुत जल्दी ये खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव वाले लाठियां, दरांतियां और दूसरे हथियार लेकर हमारे घर के बाहर इकट्ठा हो गए। फांग जिंग ने जमीन पर पड़ी मरी हुई लोमड़ी को उठाया और आंगन के बाहर खड़े गांव वालों से शांत आवाज में कहा, यही फॉक्स डीमन अब तक प्रॉफिट बनकर तुम सबको धोखा दे रही थी। अब मैंने इसे मार दिया है। ये सुनकर गांव वालों ने राहत की सांस ली, लेकिन उन्होंने फांग जिंग का शुक्रिया नहीं कहा। उल्टा सावधानी से उनकी पहचान पूछी। जब उन्हें पता चला कि फांग जिंग मेरी असली माँ है, तो पूरे गांव ने एक सुर में कहा, ये गांव आपका स्वागत नहीं करता, आप यहाँ से चली जाइए। फांग जिंग ने कोई बहस नहीं की। उन्होंने बस एक बार मेरी तरफ देखा, फिर यूशुए को साथ लिया और वहाँ से चली गई। उन्होंने मुझे अपने साथ चलने के लिए भी नहीं कहा, क्योंकि मैंने उनकी आंखों में साफ डर देखा था। ऐसा लग रहा था कि वो चू मेई के इस बच्चे से डर रही हैं। मैंने नीचे देखा, वो छोटा बच्चा मेरे पीछे छिप गया था। उसने मेरी शर्ट कसकर पकड़ रखी थी। लगता था वो भी फांग जिंग से बहुत डरता था। उस दिन के बाद मैंने यूहाओ के परिवार से फिर कभी कोई संपर्क नहीं रखा। उधर मेरी अडॉप्टिव माँ और मेरा भाई उस रात की घटना के बाद पूरी तरह पागल हो गए। दोनों पूरे गांव में इधर उधर भटकते रहते और बार बार बस यही चिल्लाते, लोमड़ी का दानव बदला लेने आ गया। उन्हें उस हालत में देखकर मैंने फिर कभी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। मैंने उस छोटे बच्चे की तरफ देखा। मुझे लगा अब उसे एक नाम देना चाहिए। काफी देर सोचने के बाद मैंने उसका नाम रखा न्यू न्यू। आखिर वो बुल डीमन का पुनर्जन्म जो था। इसके बाद मैं न्यू न्यू को लेकर गांव छोड़कर चला गया, क्योंकि मैंने गांव का फ्यूचर देख लिया था। अब वहाँ दोबारा कभी कोई प्रॉफिट पैदा नहीं होगा, ना कोई डीमन, ना कोई मॉन्स्टर। वो बस एक साधारण गांव बनकर रह जाएगा। जब मैं सड़क किनारे पहुंचा तो देखा वो विशाल पत्थर भी अब गायब हो चुका था। यूहाओ और फांग जिंग का परिवार भी वहाँ से जा चुका था। लेकिन अब कम से कम मुझे अपना असली नाम पता था। मेरा नाम यू वेनहेंग था। मेरे पास अपना बैंक कार्ड था, अपना आईडी कार्ड था और मैं शहर पहुंच चुका था। अब मुझे वहीं अपनी नई जिंदगी शुरू करनी थी। लेकिन सबसे पहले मुझे पैसों की जरूरत थी। तभी मुझे अपनी फ्यूचर विजन याद आई। मैं सीधे एक लॉटरी शॉप में
में गया। फ्यूचर पहले से देख लेने की एबिलिटी की मदद से मैंने लॉटरी खरीदी और सीधे 10 करोड़ युआन जीत लिए। इस अचानक मिली दौलत से मैंने एक घर खरीदा, एक कार खरीदी, फिर मैंने अपना और न्यू न्यू दोनों का रजिस्ट्रेशन करवाया। उसके बाद न्यू न्यू का किंडरगार्टन में एडमिशन करा दिया और मैं खुद दोबारा स्कूल जाकर पढ़ाई करने लगा। लेकिन आज तक एक सवाल मुझे हमेशा परेशान करता है, यू हाउ शायद सच में मेरे असली पिता थे। आखिर डीएनए टेस्ट रिपोर्ट झूठी नहीं थी, लेकिन फांग जिंग वो अब भी मेरे लिए एक रहस्य थी। क्या वो सच में मेरी माँ थी या कोई महान डीमन? मैं आज तक नहीं जान पाया, क्योंकि मैं कभी भी उनका पास्ट या फ्यूचर नहीं देख सका। लेकिन एक बात मुझे अच्छी तरह पता थी, वो लोग मुझे फिर कभी ढूंढने नहीं आएंगे। अब मेरे माँ बाप कोई नहीं थे, लेकिन अब इन बातों का कोई मतलब भी नहीं था। जिंदगी आगे बढ़ती रहती है, जो बीत गया उसे बीत जाने देना ही बेहतर है। अब मेरे पास न्यू न्यू है और मेरे लिए बस इतना ही काफी है।